Welcome to TRS Clips, the channel that we hope is like a brain workout for you. मुझे हथियारों की बातें करनी है और हर किसी ने रविंद्र जडेजा की वो सेलिब्रेशन देखी। तलवार तो है ही, मैं तलवारों के बारे में पूछना चाहूँगा, उनकी जो एवोल्यूशन हुई वो भी थोड़ा समझाइए। और क्या हथियारों के पीछे भी एक स्पिरिचुअल एनर्जी थी? जिस तरह से कटाना जापान में एक स्पिरिचुअल चीज़ मानी जाती थी सैमुराई के लिए, तो जहाँ से भी आपको शुरुआत करनी आप कर लो। बेसिकली एक तो मैं पहले वाले उसका आंसर दूं कि राजस्थान में तलवारें थी अलग अलग। तो हमारे एक जगह पर थी सिरोही, वहाँ सिरोही की तलवारें बहुत फेमस थी। आबू सुना होगा आपने, आबू, माउंट आबू हिल स्टेशन है, आबू सिरोही का एक पार्ट है। तो वहाँ सिरोही की तलवारें बहुत फेमस थे। इवन ऐसा कहते हैं कि राजा पोरस के पास भी जो तलवारें थी वो सिरोही से गई होगी। क्यों पर? और कि इतनी वहाँ का वो शायद क्लाइमेट ही ऐसा है कि वहाँ जो लोहा है उसकी तलवारें बहुत अच्छी बनती है कि आप सिल्क, यदि तलवार यूँ रखो और उसके ऊपर सिल्क डाल दो तो सिल्क कट जाएगा। इतनी तिखी धार वाली तलवारें हुआ करती थी। पर राजस्थान में जैसे एवोल्यूशन देखता हूँ तो शुरुआत में जो तलवारें मिलती है वो थोड़ी भारी है, भारी तलवारों का प्रयोग था। तलवारों के साथ में भाले मिलेंगे, भालों की लड़ाई थी। भाला मतलब जेवलिन, ओके, जेवलिन। आप धनुष, बो एंड एरो, है ना, ये तीन बड़े माने जाते थे। और इवन आप कभी राजस्थान घूमेंगे तो आप देखेंगे कि राजस्थान के ज़्यादातर राजाओं की जो आप स्टेचू देखेंगे कहीं पर, तो उनके हाथ में दो ही चीज़ें देखोगे आप, या तो भाला देखोगे या उनके तलवार देखोगे। मतलब धनुष बाण वाला इतना नहीं देखोगे। इसका मतलब राजा कहीं कम यूज़ ले रहा है उसका, बाकी सेना उसका यूज़ ले रही होगी। फिर सेना में तीनों प्रकार हुआ करते थे कि भाले वाले भी हुआ करते थे, तलवारों वाले भी हुआ करते थे और धनुष वाले भी हुआ करते थे। पर हमारे ऐसा था उसके अंदर कि भी धनुष से धनुष ही लड़ेगा, तलवार से तलवार ही लड़ेगा। युद्ध के उसूल, युद्ध के उसूल। इसलिए वो है कि आप कितनी ज़्यादा कलाबाजियाँ कर सकते हो, जो रविंद्र जडेजा करता है। रविंद्र जडेजा है तो उसमें फिर वो जितनी जो कलाबाजी करता है उतना ही सामने वाले दुश्मन को मार पहुंचाएगा। वरना यदि तलवार वाले से तीर वाले को लड़वान लग जाओ तो तीर वाला दूर से ही मार देगा, कलाबाजियां करना ही नहीं देगा ना, आपको पास पहुंचने ही नहीं देगा आपको। और स्पिरिचुअल वाली बात जो कही, जो आप सबसे पहले पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आप नार लगाया था, हमारे तलवार को आज भी राजस्थान भवानी कहते हैं। इवन अभी तक हम ये मानते हैं कि यदि तलवार को उसकी म्यान से बाहर नहीं निकालना चाहिए, और यदि म्यान से बाहर निकालिए तो उसमें ब्लड लगना चाहिए, विदाउट ब्लड अंदर नहीं जानी चाहिए। आज भी ये माना, आज भी। तो जैसे दशहरे पे बाहर निकालते हैं, हथियारों की पूजा करते हैं, शस्त्र पूजन करते हैं। जी। अब पहले हमारे राजाओं के टाइम में हर दशहरे पे लड़ाइयाँ होती थी। महाराणा प्रताप ने अकबर को पूरा युद्ध रहा है बैटल ऑफ दिवेर दशहरे के दिन, कि हथियारों की पूजा करने के बाद में हथियारों पे खून लगाओ, ब्लड लगाओ। तो किसका लगाओ? दुश्मन का लगाओ, लड़ो जाके। अब आज तो लड़ाई नहीं कर सकते ना, तो आज क्या किया जाए? तो अभी भी जो पुराने लोग हैं वो बाकायदा अपना अंगूठा उसके ऊपर लगाते हैं कि भाई ये तो कम से कम लगाया जाए। यानी कि राजपूतों के लिए वो तलवार ही भवानी का रूप है। इवन पूरे राजस्थान के लिए मैं कहता हूँ, वो पूरी कल्चर वो राजस्थान में पूरे में फॉलो दिखी। राजस्थान में जो लोग शस्त्र पूजन करेंगे वो इस प्रकार की चीज़ें करेंगे। आज भी ना गाँव के अंदर को एक आधी तलवार मिल जाएगी जो बहुत पुरानी तलवार है, कि मेरे किसी फोरफादर ने 300 साल पहले किसी युद्ध में भाग लिया था, और वो तलवार आज भी मेरे घर पर पड़ी। ऐसा कहते हैं कि यदि किसी का माइग्रेन होता हो तो उसको वो तलवार दिखाई जाए तो माइग्रेन दूर होता है। स्पिरिचुअल पावर है। तो हमारे वो राजस्थानी में कहते हैं कि मिनक को खून पियोड़ो है। मिनक मतलब मनुष्य, तो मनुष्य का खून पी रखा इस तलवार ने। ये यदि देखोगे तो सरदर्द ठीक होगा। तो स्पिरिचुअल चीजें तभी उनको मानते थे। आपको तलवार चलाना आता? नहीं। कभी सीखने का मन करा? हाँ, करता है, ये खूब करता है, पर अभी तक तो नहीं। जब आप इतिहास पढ़ते हो तब क्यों? मुझे लगता है दो चीज़ों से, या तो वो जेनेटिकली अंदर थोड़ी बहुत चीज़ें हैं इसलिए आता है, और फिर जब आप सारा दिन हिस्ट्री पढ़ते हो तो थोड़ा इसलिए भी वो अच्छा लगता है कि हाँ यार ये तो आना ही चाहिए अपने को कम से कम। मैं एक साइड से पंजाबी हूँ, दूसरी साइड से मराठा हूँ। जब मुझे शस्त्र दिखते ना, मुझे उठाने का मन करता है। इवन आप राजस्थान जाएंगे, कभी फोर्ट्स देखेंगे ना, तो भी आप अलग फील करेंगे वहाँ। आप एज ए टूरिस्ट नहीं होंगे वहाँ। यदि आप में इस प्रकार की थोड़ी बहुत भी घर में कहानियाँ सुनी हुई हो और सुनी हुई हो, तो आप जब किसी ऐसी पुरानी जगह पर जाएंगे जो इस प्रकार की चीज़ों से, युद्धों से जुड़ी हुई है, किसी ब्रेवरी से जुड़ी हुई है, तो वहाँ पर आपको यूँ लगेगा कि मेरे से कोई बोले नहीं, मैं केवल फील कर लूँ इसको।
जबकि अक्सर लोग ऐसी जगह पे मैं देखता हूँ खूब, और अपना अपना व्यू है, वहाँ लोग जाएंगे फ़ोटो खिंचवाएंगे, अरे यहाँ खड़ा होकर फ़ोटो खिंचवा लूँ, वहाँ खड़ा होके। लेकिन मेरे को एक बार लगता है कि यार मैं यूँ जहाँ मुझे जाता हूँ ना कुछ कहना है। बचपन में ना मैंने मार्शल आर्ट्स बहुत करे थे। अच्छा, वो इकलौती एक मोमेंट है जहाँ मुझे खुद के होने का एहसास होता है। हाँ, तो मैं तो सोच रहा हूँ कि हमारे देश में कल्लरी पायटू नाम का एक मार्शल आर्ट है, वहाँ साउथ इंडिया में है। ठीक है, और विद्युत जम्वाल से बातें करी थी कल्लरी पायटू के बारे में, और कुछ कुछ निहांग सिखों के साथ पॉडकास्ट करे। उन्होंने भी कहा था कि यार हम तो ये मानते कि भारत के पूरे इतिहास में हड़प्पा मोहनजोदारो से भी पार हमारे मार्शल आर्ट्स रहे हैं, भारतीय मार्शल आर्ट्स रहे हैं, जो महाभारत रामायण के युद्ध में भी यूज हुए थे। और शायद राजपूत किंगडम, मराठा किंगडम उन्हीं मार्शल आर्ट्स की देन है। तो ये इन मार्शल आर्ट्स की बातें होती है। आज हम तलवारबाजी कह रहे हैं, पर ये तो कोई विद्या होती होगी एक जमाने में। एग्जैक्टली। उस विद्या का कोई नाम है, जैसे हम कलरी पायतू कहते हैं ना, ऐसा मैंने नहीं सुना। नहीं, पर तलवारबाजी सिखाने वाले लोग, हाँ, शस्त्र विद्या होती थी। शस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या तो आज भी शस्त्र विद्या सिखाई जाती है। अब तो क्यों आवश्यकता पड़ेगी इतना? जिन परिवारों में से ट्रेडिशन है वहाँ पर जरूर है, या कोई बच्चा सीखना ही चाहे तो अब स्कूलें भी होती है सिखाने के लिए और है, पर इतना भी कोई बड़े जोर शोर से इस प्रकार का नहीं होता। ओके। पर पहले था, मतलब इवन हम जब राजाओं के पढ़ते हैं तो उनके शस्त्र गुरु तक पढ़ते हैं कि महाराणा प्रताप के शस्त्र गुरु जयमल राठौड़ है। क्यों? पर तो शस्त्र सिखाए उनको, बिना शस्त्र सिखाए तो भाई मेरे बॉलीवुड वालों से इसलिए भी है कि भाई राजा को आपने महलों तक सीमित कर दिया, जबकि उसका पूरा जीवन बाहर ही बीतता था। कारण कि यदि उसको हथियार चलाने नहीं आएंगे तो युद्ध में जाते ही मर जाएगा। है ना? वो मैंने कहीं बहुत अच्छा एक पढ़ा था कि भाई युद्ध का अनुभव तो अभ्यास के दौरान ही होता है, युद्ध के दौरान तो केवल प्रमाण ही दिया जाता है। जब आप डेली अभ्यास करते हो ना, तब वो युद्ध वाला उस दिन तो जाके आपको परीक्षा ही देनी होती है। युद्ध तो डेली करते हो आप, तब जाके आप लड़ पाओगे। ऐसा थोड़ी होता है कि राजा डेली महलों के अंदर बैठा रहे, एक दिन बाहर जाएगा राजा कर देगा। आप पॉडकास्ट लेते हो, मैं तो कहता हूँ अभी भी आपको 2 साल के लिए छुड़वा दिया जाए कि आप पॉडकास्ट नहीं करो और करोगे, फिर 2 साल बाद में अचानक एक दिन का बैठ जाए तो भी वो मसल मेमोरी वापस नहीं आती। इसलिए वो अंग्रेजी की कहावत है कि स्वेट मोर इन ट्रेनिंग, ब्लीड लेस इन वॉर, जो जिंदगी के लिए भी सच है। बहुत सरल सा सवाल है, ठीक है, पर गहरा सवाल भी है कि कोई राज्य युद्ध में जीतता क्यों था? मिलिट्री पावर या डिप्लोमेसी? दोनों को ब्रेक डाउन कीजिए राजपूत लेंस से। मिलिट्री पावर मतलब क्या, डिप्लोमेसी मतलब क्या? जिसके पास ज़्यादा सेना होगी, जिसके पास ज़्यादा आर्मी होगी, उसके जीतने के चांस रहेंगे। या सेना भले थोड़ी कम है लेकिन बहुत बहादुर है लड़ने वाले लोग, इसलिए भी आप जीतेंगे। है ना? बहुत ऐसे युद्धों के एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि वो लोग कम थे, उसके बावजूद उन्होंने सामने वाले को हरा दिया था। जैसे बैटल ऑफ हल्दी घाटी है, तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के पास में 3000 फौजी है, अकबर के पास में 5000 है, लगभग डबल है। उसके बावजूद महाराणा प्रताप उस युद्ध को जीत जाते हैं। तो ये वो साफ साफ दिखता है कि डिप्लोमेसी मतलब, जैसे ये मेवाड़ वालों ने और आपके मराठों ने भी बाद में उसको बहुत अपनाया कि ज्योग्राफी का फ़ायदा उठाया उन्होंने। उनकी ज्योग्राफी में पहाड़ है, माउंटेन्स है, इसलिए दुश्मन को अंदर खींच के लाओ, पहाड़ों की तरफ लाओ। और जब वो पहाड़ों में आएगा तब बड़े रास्ते नहीं है, चौड़े रास्ते नहीं है, बहुत नैरो रास्ते हैं, तब जैसे अंदर घुसेंगे तब मारेंगे। तो डिप्लोमेसी है ना, कि उनको अंदर लाया जाए, पूरा जितना खींच सकते हैं उतना अंदर खींचा जाए। अच्छा, अंदर खींचा जाए और खींचने के बाद जैसे ही वो अंदर आ जाए उसकी पीछे से सप्लाई बंद की जाए। ऐसे महाराणा प्रताप ने जब मुगलों से 25 साल लड़ाई लड़ी है, लगभग 1572 के अंदर वो राजा बने हैं और 1597 में उनकी मृत्यु है। और उसमें शुरुआत के लगभग 15 साल युद्ध है। उसमें उन्होंने मेवाड़ के प्लेन एरिया के अंदर जितनी जनता रहती थी उसको भी पूरे को माउंटेन एरिया में शिफ्ट कर दिया, हिल एरिया में शिफ्ट कर दिया, कि पब्लिक भी प्लेन में नहीं रहेगी। कारण यदि पब्लिक प्लेन के अंदर रहेगी तो वहाँ पे अनाज उत्पादन करेगी, कुछ ना कुछ उगाएगी तो मुगलों को खाने के लिए मिल जाएगा। खाने के लिए कुछ ही नहीं होना चाहिए इनके पास, तो कैसे लड़ेंगे? तो इसका मतलब सप्लाई कहीं दूसरी जगह से मंगवानी पड़ेगी। तो फिर मुगल अजमेर से अपनी सप्लाई मंगवाते, अजमेर सप्लाई आएगी तो बीच में लूटेंगे। तो लड़ाई को, ये डिप्लोमेसी पूरी तरीके से लड़ाई को बहुत कठिन बना देंगे। आप राजस्थान कभी जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो फोर्ट्स बने हुए बहुत ऊंचे हैं,
बहुत पहाड़ों पर बनाए गए। उनके रास्ते बहुत आपको यूं वैसे मिलेंगे, कॉम्प्लिकेटेड रास्ते मिलेंगे। उनकी दीवारें बहुत ऊंची ऊंची दीवारें टाइप की मिलेगी। ये इसीलिए था, इवन चारों तरफ ट्रेंच खाइयां बनवाते उनके चारों तरफ, उनमें पानी भरवा के रखते कि दुश्मन डायरेक्ट सीधा सीधा अटैक ना कर दे आप पर। डिप्लोमेसी ये भी है कि आपको लगता है कि भाई इसको अपना दोस्त बनाना है, तो आप उसे शादी ब्याह के माध्यम से या और किसी माध्यम से भी उनको आप अपना दोस्त बना के रखते हैं। जानवरों का प्रयोग होता था युद्ध में घोड़े के अलावा? हाथी राजस्थान के युद्धों में बड़ी मुख्य भूमिका निभाई है, जबकि हाथी की वजह से बहुत सारे युद्धों में नुकसान झेलने पड़े। राजा पोरस हाथी पर बैठ के लड़ रहा था। हाथी के साथ क्या दिक्कत होगी, हाथी दूर से दिखता है, और राजा जब हाथी पर बैठता तो पूरा यूं मुकुट वुकुट पहन के बैठता, इसलिए दुश्मन सैनिकों को दूर से दिखता था राजा है। जैसे बैटल ऑफ खानवा में बाबर ने अपने 2000 की पूरी सैनिक टुकड़ी लगाई थी कि सारा का सारा अटैक सांगा पे किया जाना चाहिए, क्योंकि वो जानता था कि यदि राजा के कुछ भी हो गया तो बाकी जो आर्मी वो पीछे हट जाएगी। उसको लगा राजा ही चला गया, अब लड़के क्या करें। राजा पोरस, राजा दाहिर, राजा आनंदपाल, राजा सांगा, ये सब के सब हाथी पर बैठ के लड़ रहे थे। तो और हाथियों के तो हमारे वैसे बड़े किस्से हैं जोरदार, कि हाथी का एक यूज और होता था कि अब किसी किले के अंदर घुसना है, तो किले का गेट बड़ा मजबूत है। आप कभी राजस्थान किलों के गेट देखना, उनके आगे लोहे की कीड़े लगी हुई है, आयरन सूल लगी हुई है बहुत। अब उसको कैसे तोड़ोगे? गेट है, गेट के आगे एकदम वो लोहा लगा हुआ उसके, अब उसको कैसे तोड़ोगे? तो हाथियों को शराब पिलाते थे और फिर उस हाथी को नशे में करके दूर से भगा के लाते, वो टकरे मारता, क्योंकि यूं तो उसके लगेगी बेचारे के, तो वो टकरे कैसे मारेगा आपके। और हमारा तो एग्जाम्पल बड़े जोरदार है। सांगा ने गुजरात में अहमदनगर पर आक्रमण किया था, और जो हाथी था उसने एक टक्कर मारी गेट के, अहमदनगर के किले के गेट पे, दूसरी टक्कर मारने से मना कर दिया उसने। लगी होगी बेचारे के हाथी के, तो वो आए नहीं। तो सांगा की सेना में एक सैनिक है कान्हा सिंह चौहान। कान्हा सिंह चौहान उसके आगे खड़ा हो जाता है, गेट के आगे, कि मेरी छाती पर लाई, मैं गेट के आगे खड़ा हूं, हाथी मेरी छाती पर मारेगा आके, तो कहा तुम मर जाएगा। उसने एक मरेगा, गेट तो तोड़ेंगे, और गेट तोड़ के अंदर घुसे, अहमदनगर पे कब्जा किया उन लोगों ने। ऐसा कैसा कभी आप सर्च करना, कभी बैटल ऑफ उंटाला, उदयपुर के पास में एक जगह पड़ती है उंटाला नाम करके। महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह जिन दिनों में राज कर रहे थे, तो जहांगीर का हमला होता है। जहांगीर, अकबर का बेटा जहांगीर इधर राजा बन गया था, तो उस उंटाला के किले पे कब्जा करना था, और मेवाड़ की 2 टुकड़ियां उस पर कब्जा करने के लिए जाती है, और वो गेट नहीं टूट रहा होता है। तो बल्लू सक्तावत था, एक बल्लू सक्तावत उसी प्रकार से आगे खड़ा हुआ था, और हाथी की टक्करें उसकी छाती पर मारी गई थी। वो झूल जाता उस किलों के अंदर, पर हाथी से गेट तोड़वा देते। तो हाथी का बड़ा जोरदार प्रयोग किया था। ऊंटों का ऊंटों का भी होता था, पर ऊंटों का फिर भी था युद्धों में देखने को नहीं मिलता, पर हाथियों का खूब मिलता। हाथी इवन सेकंड बैटल ऑफ टेरेन में पृथ्वीराज चौहान के हारने का एक बड़ा कारण हाथी है, कि मोहम्मद गोरी ने अचानक रात को अटैक कर दिया था, कि उठे ही नहीं थे वो। सुबह का ही टाइम था, अभी तो सेना तैयार ही नहीं हुई थी। अपने वैसे था कि भाई सूर्यास्त के बाद युद्ध बंद कर देंगे, सूर्योदय से युद्ध शुरू करेंगे, सनसेट और सनराइज वाला पूरा ध्यान रखते। पर गोरी अचानक सुबह सुबह अंधेरे में अटैक कर देता है। तो अंधेरे में अटैक किया, तो वो हाथियों के जब तीर लगने लगे तो हाथी भागे हैं इधर उधर, तो सेना उनके नीचे आई है। उनके वो समझ में नहीं आया कि भाई अब क्या होना है क्या नहीं होना। और कोई जानवर होते थे? बैल होता है, बैल, बुल। तो हमारे कई कहानियां उस प्रकार की मिलती है कि भाई एक राजा है, वो कहीं सेना लेके बैठा है दूर, और दूसरे वाले की सेना कम पड़ रही है। तो अब बैल जो होता है, बैल के ऊपर यहाँ पे मसाले बांधते, मसाल समझ गए, टॉर्च लैंप एक प्रकार से, वो बांधते। 2 सिंग, दोनों सिंगों पे 2-2 ऊंचे ऊंचे बांध दिए, ताकि दूर से सेना आए तो सामने वाले को यूँ लगे कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जबकि वो बहुत सारे लोग नहीं, कुछ ही लोग हुआ करते थे। सामने वाली सेना को पीछे धकेलने में कामयाब रहे। तो बैलों का खूब साइकोलॉजिकल बैलों का प्रयोग किया है, घोड़ों का किया, हाथियों का किया है, ऊंट भी है बहुत बाद में जाके। कैमल कॉप्स हमारे बनने लग गए थे। इवन हमारे बीकानेर में एक, अभी लास्ट में आज़ादी से ठीक पहले, इंडिपेंडेंस से ठीक पहले एक राजा हुए थे, महाराजा गंगा सिंह। तो अंग्रेजों की तरफ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ने के लिए गए थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ने के लिए गए थे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो कैमल कॉप्स लेके गए थे। टर्की के अंदर जो सेना उतरी थी वो बीकानेर कैमल कॉप्स थी। क्यों? पर एक ऊंट का क्या रोल रहता है? रेगिस्तान के अंदर आप दूसरे पशु का कैसे प्रयोग कर पाओगे? जब डेजर्ट है पूरा, तो उस मिट्टी के अंदर तो ऊंट ही चल सकता है। तो उनके बहुत जल्दी समझ में आ गई थी बातें, तो उन्होंने बनाई ये सेना वैसे। तो ऊंट हुआ करते थे। ओके, थैंक यू फॉर कंज्यूमिंग दिस क्लिप दोस्तों। अगर ऐसे ही और क्लिप्स एक्सप्लोर करने तो इस चैनल के प्लेलिस्ट्स को ज़रूर एक्सप्लोर करना।